Good morning to all my dear students. So this is Aditya Sharma and I am here to start the first lecture of 12th physics, that is electromagnetism. तो भाई आज electromagnetism का सबसे पहला lecture shoot करने वाले हैं. So best of luck to all of you and उसी के साथ start करते हैं. Okay? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो बुनियाद है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो जिस चीज़ पे टिका हुआ है, ओके मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो नींव है वो क्या है, वो है चार्ज. अगर हमने चार्ज को अच्छे से समझ लिया तो हमें सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी है. इज दैट क्लियर? तो भाई सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाऊंगा वो क्या उठाऊंगा, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज चार्ज. इज दैट क्लियर? So what is basically charges? Charge is an intrinsic property of the material due to which it can produce or experience electric as well as magnetic field. So this is the basic thing about the charge. क्या है charge? Charge is an intrinsic property. Intrinsic property of material. Is that clear? So basically intrinsic property, what does that mean? What is the meaning of intrinsic? Means, see, now you are able to see me, so you can comment about my hair color, my skin color, my shirt color. Is that clear? तो जो चीज़ें आपको मेरे बारे में दिख रही है उनके बारे में सब आप कमेंट कर सकते हो. Is that clear? But imagine a situation that मेरी किसी के साथ फाइट होगी. Is that clear? तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उसको मारूंगा या मैं वहाँ से भाग लूँगा. इज दैट क्लियर? क्योंकि दैट इज़ माई ओन चॉइस. ये वाली बात क्लियर है? तो भाई वो मेरी ओन चॉइस है, तो मैं भागूंगा या मैं उसको मारूंगा. इज दैट क्लियर? देयर आर टू पॉसिबल थिंग्स, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. तो वो मेरा इंट्राइंसिक अंदर का मैटर है. इज दैट क्लियर? जैसा मैं हूँ, तो हम लोग जिसको भी देखते हैं, अगर हम एक्सट्राइंसिक लिस्ट के जो भी कमेंट करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई देती है वो एक्सट्राइंसिक प्रॉपर्टीज़ है. बट जो प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो इंट्रांसिक प्रॉपर्टीज़ है. सिमिलरली चार्ज के साथ में, इफ़ आई एम जस्ट सेइंग यू दैट दिस चौक, ये वाली जो चौक है ये चार्ज है, पर इस पर चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है भी या नहीं है, हमें पता नहीं है. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं किसी भी बॉडी को बोलूँ तो मैं देख करके, सिर्फ और सिर्फ देख करके उसको नहीं बता सकता कि बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है. तो चार्ज क्या होगी? चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी होगी. इज दैट क्लियर? सो हम बात करते हैं इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी की. इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी. अच्छा जी, तो वंस अपॉन अ टाइम मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज देयर. ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब स्टेटमेंट दिया कि चार्ज इज एन इंट्राइंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टूडेंट से पूछा, सर देयर आर टू टर्म्स, प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस, व्हाट अबाउट दैट? तो भाई प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस के बारे में दो सर. अब भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला, अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना. तो मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला? मिस्टर फ्रैंकलिन से इज दैट, चलो ठीक है, तो फिर चार्ज को दो तरह से डिनोट करते हैं. ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला यहाँ पे, एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस है, क्योंकि उन्होंने भी फिर बाद में प्रैक्टिकल में देखा तो जो भी चार्ज बॉडी होती है वो दो तरह के फिनोमेनन शो कर रही है, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रही है. अब प्रोड्यूस कर रही है तो चार्ज का टाइप अलग, एक्सपीरियंस कर रही है तो चार्ज का टाइप अलग. तो उन्होंने बोला दो तरह के चार्ज होते हैं. इज दैट क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. कौन कौन से भाई? हमने बात करी पॉजिटिव और नेगेटिव की. इज दैट क्लियर? वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव. ओके, वेरी वेल, ओके. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी. अच्छा जी, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी, तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेगेटिव को डिनोट किससे किया जाएगा? अब भाई ऑब्वियस सी बात है, डिनोशन की भी बात आ गई कि भाई पॉजिटिव की बात करें और नेगेटिव की बात करें, तो चलो मान लो पॉजिटिव को प्लस से और नेगेटिव को माइनस से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी में हम कैसे देखेंगे इसको कि, तो फिर बाद में समझ में आया कि भाई एटम है हमारे पास. इज दैट क्लियर? जैसे आपको सबको पता है कि हमारे पास एक एटम होता है. ठीक है, एटम के अंदर में न्यूक्लियस होती है. तो भाई एटम हमारे पास है और एटम का जो साइज होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर अप्रॉक्स. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज अ न्यूक्लियस. एंड जो न्यूक्लियस का साइन होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर अप्रॉक्स. एंड इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बोथ वर प्रेजेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दिस मैनर अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, सो यहाँ पे तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर?
अब तीनों के मासेस की भी बात होगी और तीनों के चार्ज की भी बात होगी। इज दैट क्लियर? तो चार्ज और मास तीनों की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं अभी। इज दैट क्लियर? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो मास की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg अप्रॉक्सीमेट। Is that clear? And the same for the neutron, that is 1.6 into 10⁻⁻27 kg. ठीक है? ओके तो भाई न्यूट्रॉन यहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Okay? Okay, so this is the mass of all the charged particles. Okay? So what about the charges of positive charge? So 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Is that clear? And न्यूट्रॉन का चार्ज 0 because it is a neutral particle. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Is that clear? सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो these are the mass and charges of the three constituent particles, three fundamental particles. चलो भाई इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा जी, तो हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे अगर हम पूरा सब कुछ जान करके पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? क्वेश्चन करो भाई, क्यूरोसिटी आ रही है, क्यूरोसिटी है, ठीक है। अब क्यूरोसिटी है तो क्यूरोसिटी वुड हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन दैट व्हाट इज प्रोटॉन। सो प्रोटॉन बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल, हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। बट नाउअडेज दीज आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। द मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल नाउअडेज इज क्वार्क पार्टिकल। भाई साइंटिस्ट है, जैसे जैसे टाइम पास होगा साइंटिस्ट नई खोज करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर जो है दैट इज क्वार्क पार्टिकल। Is that clear? Means हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइक फंडामेंटल पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स। Is that clear? तो भाई क्वार्क पार्टिकल, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स से क्वार्क, एक्चुअल में क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं तो वन क्वार्क एंड अनदर क्वार्क, these two quark particles will combine to form hadrons. Hadrons are the composite particles. Is that clear? And hadrons are the composite particles जिनमें सबसे स्टेबल जो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। The most stable hadrons are protons and neutrons. Okay. तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्वार्क पार्टिकल्स कंबाइन होकर के हेड्रॉन्स बनाते हैं। हेड्रॉन्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तभी इनका फ्री एग्जिस्टेंस वैलिड हो पाता है। इज दैट क्लियर? अब मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है। और अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग फिजिक्स पढ़े चाहे केमिस्ट्री पढ़े, हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जब भी हम बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। चलो ठीक है, समझ में आती है बात। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर फंडामेंटल पार्टिकल है तो होना तो क्वार्क को चाहिए था ना, क्योंकि ये क्वार्क से ही तो मिलकर के बने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? किस तरह से क्वार्क पार्टिकल कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के हेड्रॉन्स बनाते हैं। हेड्रॉन्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आती है। फिर क्वार्क पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इनका फ्री एग्जिस्टेंस अभी नॉट प्रूव्ड है। Is that clear? फ्री एग्जिस्टेंस इनका प्रूव नहीं है अभी, और फ्री एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल देम एज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट कॉलिंग द फंडामेंटल पार्टिकल एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी आर जस्ट गोइंग ऑन। और क्वार्क पार्टिकल से थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो कितने तरह के क्वार्क पार्टिकल होते हैं? सबसे पहले अप क्वार्क पार्टिकल, ओके, देन डाउन क्वार्क पार्टिकल, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, charm and strange. There are 6 quark particles are there. Is that clear? 6 quark particles are there. Among them, up and down have lowest masses. Is that clear?
एंड हमारे जो काम का है वो भी क्या है, हमारे काम का भी क्वार्क पार्टिकल जो है वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पार्टिकल ही है। जैसे अप क्वार्क पार्टिकल है तो अप क्वार्क को मैं किससे डिनोट करता हूँ भाई, अप क्वार्क को मैं डिनोट करता हूँ यू से, इज दैट क्लियर। एंड इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +2/3 E, इज दैट क्लियर। एंड डाउन क्वार्क पार्टिकल, डाउन क्वार्क पार्टिकल को मैं डी से डिनोट करता हूँ और इसके ऊपर जो होता है दैट इज -1/3 E, इज दैट क्लियर। दीज आर द चार्जेस रिलेटेड विद द क्वार्क पार्टिकल्स। तो भाई बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि अप पार्टिकल और डाउन क्वार्क पार्टिकल मैंने बता दिया है, ठीक है। अब ये पढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक था, इज दैट क्लियर। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपोजिशन याद करने के लिए आपको रट्टा नहीं है, से नो टू रट्टाफिकेशन, इज दैट क्लियर। आपको नहीं रटना है, आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के पास में चार्ज कितना होता है भाई, प्रोटॉन के पास में चार्ज होता है, मैं यहाँ पे कहीं पे लिखूंगा, प्रोटॉन के पास में चार्ज होता है +E, इज दैट क्लियर। तो अगर मुझे +E चार्ज बनाना है, सपोज दैट अगर मुझे +E चार्ज बनाना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ U + D मीन्स 2 अपक्वार्क पार्टिकल्स एंड 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल्स। कैसे, 2 अपक्वार्क पार्टिकल बोलूंगा तो +4/3E -1/3E विल गिव मी +E, मीन्स 4/3E प्लस का और माइनस का 1/3E विल गिव मी +E। तो मैं बोल सकता हूँ 4/3E मीन्स 2 अपक्वार्क पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई I'm just writing here the composition of a proton, that is U + D. Is that okay? Now the composition of neutron stands for 0 because the charge of the neutron is 0. Okay, so अगर मेरे को 0 चार्ज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं एक अप क्वार्क पार्टिकल लूँ और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल लूँ। कैसे, 1 अप क्वार्क पार्टिकल स्टैंड्स फॉर +2/3E एंड 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल स्टैंड्स फॉर -2/3E। Is that clear? So I can just write down U + D. This is the composition of proton and neutron and it is the highest question. Is that clear? ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। Is that clear? This is the composition of proton and neutron. Sometimes हमें पूछ लिया जाता है कि give the composition of proton और neutron, तो हम क्या बोलेंगे, 2 up quark particle 1 down quark particle is the composition of proton and 1 up quark particle and 2 down quark particles are the composition of the neutron. So this is how we relate with the quark particles with the फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, चलो अभी हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। हमारा डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को किससे डिनोट किया जाएगा। अब आपके पास एटम है, इज दैट क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिनोट किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज को किससे डिनोट करोगे, प्रोटॉन से डिनोट करेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डिनोट कर देते हो देन माय डियर इट विल बिकम द 8th वंडर ऑफ दिस अर्थ। 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ, आई थिंक तुमने सुना होगा 7 वंडर्स ऑफ अर्थ। ये वाला 8th वंडर ऑफ द अर्थ बन जाएगा और हम सब तालियां बजाएंगे भाई, 8वां वंडर बन गया। इज दैट क्लियर? कैसे, अगर आप प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर दोगे तो 8वां वंडर हो जाएगा। कैसे, लिसन मी वेरी केयरफुली। वंस अपॉन अ टाइम इन सर्टेन क्लास 9th और 10th और 11th तुमने केमिस्ट्री या फिजिक्स कहीं पर पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इज दैट क्लियर? मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आए। देयर आर 2 वर्ड्स, फिजन and fusion. Is that okay? Fission and fusion. Okay, nuclear fission and nuclear fusion. There are 2 words. So basically when we are talking about the nuclear fission, then fission में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, ब्रेक होता है। ठीक है, और जैसे ही वो ब्रेक होता है तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है। Is that clear? And this is the nuclear fission is the process of atom bomb.
Is that clear? Atom bomb, and all you are aware, very aware about the atom bomb. Is that clear? तो भाई हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था एटम बम. इज दैट क्लियर? तो आपको सबको पता है कि कितना पावरफुल होता है ना? तो एटम बम के बराबर की एनर्जी निकलती है. कब निकलती है? जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. इसी का उल्टा रिवर्स प्रोसेस, कि जब एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ में कंबाइन होता है तो एक हीलियम का न्यूक्लियस फॉर्म होता है. इज दैट क्लियर? व्हेन वन लाइटर न्यूक्लियाई विल कंबाइन विद द अनदर लाइटर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई, then this kind of thing is nuclear fusion. Is that clear? अब nuclear fusion, प्रोटोन में प्रोटोन मीन्स हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम फ्यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर होगी. ठीक है? एंड ये वाली जो एनर्जी होती है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 1 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर का एनर्जी होता है. इज दैट क्लियर? और जब आप इतनी एनर्जी इसको दे दोगे, इनिशिएट कर दोगे, फिर जब ये फ्यूज होगा एक दूसरे के अंदर में, तो हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रोसेस, ये सारी जो प्रोसेस है ये किसकी प्रोसेस है? हाइड्रोजन बॉम्ब की प्रोसेस है. एंड आपको पता है हाइड्रोजन बॉम्ब मींस बहुत सारी एनर्जी वापस रिलीज होगी. इज दैट क्लियर? सो अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को प्रोटोन से डिनोट करना है और मुझे इस वाली चौक को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या करूं मैं? एटम बम फोड़ दूं? हाँ या ना? भाई मैं इसमें प्रोटोन डालूंगा, मेरे को पहले एटम बम फोड़ना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन बम के बराबर की एनर्जी आएगी. ठीक है? तो बढ़िया बात है. बस लास्ट जो इस अर्थ पे जो एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? इस वाले चौक को पॉजिटिवली चार्ज किया जाएगा. हाँ या ना? ठीक है? तो दैट इज़ अ थिंग कि भाई लास्ट एक्टिविटी जो अर्थ पे होगी ना वो यही होगी कि भाई लास्ट में बस इस वाले चौक को पॉजिटिव चार्ज करने की कोशिश करी गई थी. सो दिस इज हाउ व्हाई वी आर नॉट डिनोटिंग द प्रोटोन विद द पॉजिटिव चार्ज. इज दैट क्लियर? सो पॉजिटिव चार्ज को किससे डिनोट किया जाएगा? तो भाई फ्रैंकलिन साहब ने बोला कि चलो प्रोटोन तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन ही कम कर दिया जाए. अगर इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन्स को कम कर लें. इलेक्ट्रॉन्स को कम कर लेंगे तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे. एक्चुअल में वो इंक्रीज नहीं हो रहे बट कंपैरिजन इंक्रीज हो रहा है. कंपैरिजन इंक्रीज हो रहा है तो एटम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो हमने बोला कि बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव को भी इलेक्ट्रॉन से डिनोट करो और नेगेटिव को भी इलेक्ट्रॉन से डिनोट करो. पॉजिटिव क्या होगा? इट इज द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा जी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इज दैट क्लियर? अब नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का लैक हुआ, इट मींस जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. ये क्या हो गया? दिस इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. Simple. Is that here? So this is the thing. This is how we are denoting the positive charge and negative charge. ठीक है? Number of मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ. ठीक है? ताकि आप लोगों को भी सारा का सारा चीज़ समझ में आता रहे. Okay? So this is the thing. This is how I'm just using the board. ओके, सो बेसिक सी बात है भाई. यहाँ पे हमने बात करी है चार्ज के बारे में, सारा कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है. जैसे मैं लेक्चर खत्म करूँगा तो आप एक बार के लिए इसको पॉज कर लेना और ये सारा का सारा लिख लेना. अभी के लिए सिर्फ सुनो. ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात हो रही थी. चार्जेस के बारे में हमने सारी बातें कर ली. क्वार्क पार्टिकल्स पढ़ लिए हम लोगों ने, सारी की सारी चीज़ें ये वाली सारी कर ली. ठीक है? अब चार्ज को वापस पकड़ते हैं. ठीक है? तो चार्ज को जब वापस पकड़ते हैं हम, तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है. देखो भी ध्यान से सुनना. चार्ज की 3 स्टेट्स होती है. ठीक है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा है चार्ज. इज दैट क्लियर? चलो बेसिक फंडा है चार्ज, तो चार्ज के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ते हैं. चार्ज के बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज? इज दैट क्लियर? तो द चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई? कूलम होती है. ठीक है? अच्छा जी, चार्ज की यूनिट जो होती है दैट इज कूलम. अच्छा, कूलम कौन सी यूनिट होती है? कूलम होती है भाई एसआई यूनिट होती है.
इज दैट क्लियर? चार्ज का जो यूनिट होता है वो कौन सी होती है? कूलाम होती है। ओके, अगर ऐसा यूनिट की बात करिए तो फिर हमें सीजीएस यूनिट भी जानना होता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलाम। सो व्हाट अबाउट द सीजीएस यूनिट? तो हमने बात करी है ESU, इज दैट क्लियर? ESU stands for electrostatic unit. Electrostatic unit. Electrostatic unit. Is that clear? An electrostatic unit is the CGS unit of the charge. This is the CGS unit of the charge. ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU को और क्या बोल सकते हैं हम? तो ESU को हम और स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेट कूलाम, इज दैट क्लियर? इसको हम स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, दैट इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, आपको पता लग गया होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहा था मैं, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम एक फ्रैंकलिन में लिखा गया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग फ्रैंकलिन का वहाँ पे दे रखा होता है, हमने कभी फ्रैंकलिन पढ़ी नहीं होती, तो भाई आपको ये तीनों की तीनों जो हैं ये याद रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इज दैट क्लियर? स्टेट कूलाम, इज दैट क्लियर? एंड फ्रैंकलिन। ओके, तीनों कौन सी यूनिट्स हैं? सीजीएस यूनिट्स हैं, और एक ही नाम है, एक ही नाम को रिप्रेजेंट करती है। चलो ठीक है, और कौन कौन सी यूनिट होती है? तो भाई एक यूनिट तो मैंने बताई एसआई यूनिट, एक मैंने बताई सीजीएस यूनिट, इज दैट क्लियर? और भी यूनिट्स होती है चार्ज की, ठीक है। और वो कौन कौन सी यूनिट्स होती है? तो भाई आगे की बात करते हैं हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो एक और यूनिट होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको बोला जाता है EMU। ओके, EMU बोला जाता है। EMU जो होती है दैट इज एब्सोल्यूट कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम, और AB कूलाम। ओके, तो भाई एक तो यूनिट हुई कौन सी? SI यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं? कूलाम। एक बोलते हैं CGS यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम, ठीक है। और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, और रब करता हूँ तो यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे हम लोग। देखो भाई सुनो ध्यान से, मैंने अभी भी बात बोली है, एक तो ऐसा यूनिट बताई, ठीक है। चलो मैं इसको पूरे को ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमने बात करी है, यहाँ पे सबसे पहली बात करी हमने SI यूनिट की, ठीक है। SI यूनिट की बात करी, फिर हमने बात करी CGS यूनिट की। CGS यूनिट कितनी होती है भाई? CGS यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, दैट इज EMU ऑफ चार्ज, इज दैट क्लियर? और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट कूलाम, ठीक है। और इसको बोला जाता है AB कूलाम, ठीक है। तो भाई एब्सोल्यूट कूलाम हो गया, AB कूलाम हो गया, इज दैट क्लियर? तो अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी, SI, CGS और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो भाई ये वाली चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है इसको, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, SI यूनिट हो गई, CGS यूनिट हो गई और EMU हो गई, ठीक है। और हम बात करते हैं तो लार्ज स्केल यूनिट्स की बात करते हैं, लार्ज स्केल यूनिट्स। लार्ज स्केल यूनिट्स, व्हाट आर दीज लार्ज स्केल यूनिट्स? लार्ज स्केल यूनिट्स क्या होती है? हमको पता है, सिंस वी नो दैट Q is equals to, what is this? Q is equals to I upon T, is that clear? So Q is equals to I upon T होता है भाई, ठीक है। अच्छा सॉरी, I stands for Q upon T, rate of flow of charge is known as electric current, okay। तो भाई Q is equals to क्या हो जाएगा? Q is equals to हो जाएगा IT, okay। So 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 एम्पियर
पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? तो 1 एम्पियर पर सेकेंड में 1 कूलम चार्ज को आराम से लिख सकता हूँ. अच्छा जी, मैंने 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड लिख दिया. तो अगर मेरे को लार्ज स्केल यूनिट्स करनी है तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट 1 एम्पियर आर, 1 एम्पियर आर, तो 1 एम्पियर आर, 1 एम्पियर आर कितना होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, 1 एम्पियर आर की बात करी है मैंने. लिसन वेरी केयरफुली. 1 एम्पियर आर की बात करिए तो क्या 1 एम्पियर आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 एम्पियर इंटू 3600 seconds. Is that clear? So it will become 3600 ampere seconds. And you know very well that 1 ampere second. 1 ampere second is equals to what? Coulomb. तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3600 coulombs is 1 ampere hour. 1 ampere hour equals to 3600 coulombs. Okay, so this is a large scale unit. और एक और large scale unit होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं 1 Faraday. 1 Faraday. And 1 Faraday is equals to 96500 coulombs. Is that okay? 96500 coulombs. अब बात यहाँ पे ये आती है कि Faraday is the unit of charge and there is also a unit which is called Farad. But Farad जो होती है वो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, ठीक है. एक चार्ज की यूनिट है जिसको हम बोलते हैं Faraday और एक होती है कैपेसिटेंस की यूनिट जिसको हम बोलते हैं Farad. F-A-R-A-D. Exactly, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F-A-R-A-D. Farad. Farad is the unit of कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है. तो दिस इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है. और रिलेशंस की बात करते हैं, तो भाई हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिट्स के बारे में, ठीक है. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यूनिट्स के बारे में. यूनिट्स में सबसे पहले यूनिट कौन? एसआई यूनिट. एसआई यूनिट कौन होती है? कूलम होती है, ठीक है. फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज सीजीएस, स्टेट कूलम और फ्लैंकलिन भी इसी के दो नाम है. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट दैट इज एब्सोल्यूट कूलम और एबी कूलम. देन लार्ज स्केल यूनिट्स होती है. लार्ज स्केल यूनिट्स में मैंने किसका नाम लिया? 1 एम्पियर आर और फैराडे, ठीक है. 1 एम्पियर आर और फैराडे का नाम मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है. 1 एम्पियर आर और यहाँ पे 1 फैराडे. 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 coulombs और 1 एम्पियर आर इक्वल्स टू 3600 एम्पियर सेकेंड्स दैट इज 3600 coulombs, ठीक है. आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन टी दैट इज रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज Q इज इक्वल्स टू IT हो गया. IT हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड हो गया. चलो ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स. ये सारी की सारी जो भी बोर्ड पे लिखी हुई है SI, CGS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, लार्ज स्केल यूनिट्स, ये सारी की सारी जो यूनिट्स है ये चार्ज की यूनिट्स है. अब चार्ज के इंटर रिलेशन के बारे में देख लेते हैं कि SI यूनिट और ESU, SI और CGS में क्या रिलेशन होता है. तो भाई मैं बात करता हूँ 1 कूलम. 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU और स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन. एग्जैक्टली. तो 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESUs. एक और बात कर लेते हैं, EMU भी दे रखा था, तो दैट इज 1 एब्सोल्यूट कूलम. 1 एब्सोल्यूट कूलम. सो 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल्स टू 10 coulombs. Is that clear? So these are the relations among the various units of the charge. ओके. सो आज हमने चार्ज के बारे में स्टडी करी है और चार्ज के बारे में हमने क्या स्टडी करी है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के किस तरह से उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह या किस तरह से डिनोट किया जाता है, उसकी यूनिट्स क्या होती है, ठीक है. एक और अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आई है दैट इज एक फॉर्मूला आया है Q इज इक्वल्स टू IT. एग्जैक्टली. आप सबको पता है कि I करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, fundamental physical quantity, and time is also fundamental physical quantities. So if I just want to know the dimensional formula, dimensional formula of charge,
अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू आई टी है, तो सिंस Q इज इक्वल्स टू आई टी, सिंस Q इज इक्वल्स टू आई टी, दैट्स वाई कूलाम है, तो ऑब्वियसली बात है Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा A1 and T1. Is that clear? So this is the dimensional formula for the charge. Is that clear? A1 and T1. So that's all about the lecture 1. ठीक है, तो ये भाई फिजिक्स के दरबार में आज इतना ही था, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड देन चार्जिंग मेथड्स पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।